इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ की ओर से मैं आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं कि संविधान ने शिक्षा संबंधी अधिकार किस प्रकार इस देश के नागरिकों को प्रदान किए हैं, और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा किए बिना यह चर्चा अधूरी लगती है। मैं डॉक्टर गौरव सिंह आज आप सभी के साथ इसी विषय पर चर्चा करूंगा। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यकों का संप्रत्यय क्या है? यदि हम संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार जाएं तो वहां लिखा गया है एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन, अर्थात ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो, जिनकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। क्या यह परिभाषा भारतीय संदर्भों में लागू होती है? विचार का विषय है। भारत के संविधान में यदि हम देखें तो इसके अनुच्छेद 29, 30, 350 ए और 350 बी, इन 4 अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि पूरे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यदि ऐसा है तो अल्पसंख्यक कौन है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत 23 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, और उस अधिसूचना के आधार पर 5 समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, इनको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। बाद में 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में जोड़ दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समूह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। गुजरात सरकार ने अपने राज्य में जैन समुदाय को पहले से ही अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है। अब यहां फिर प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? संविधान में इसके विषय में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सर्वाधिक विवाद इस देश में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा को लेकर ही है, क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं है नहीं। यद्यपि जब 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, तब भी कहीं अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। 2006 में भारत सरकार में एक नया मंत्रालय बना, जिसे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, लेकिन वहां भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। इस पूरे विवाद का कारण यह है कि स्वतंत्रता के 75 साल हो जाने के बाद भी देश में अल्पसंख्यक कौन है, यह न तो संविधान परिभाषित करता है, न कोई कानून। फिर भी यदि संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनको ध्यान में रखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। एक अल्पसंख्यक धार्मिक और सामाजिक आधार पर, और दूसरी अल्पसंख्यक भाषाई अधिकार पर। भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों का वह समूह है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य भाषा या प्रमुख भाषा से भिन्न हो। यहां पर राज्य का तात्पर्य देश से है। किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार देश को है, और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिलता है उनके सामाजिक और आर्थिक विकास का दायित्व देश का है, ऐसा संविधान द्वारा अपेक्षित है। इसलिए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा के लिए विभिन्न संस्थाओं, इकाइयों और अधिकारियों की व्यवस्था होती है। हम देखेंगे कि संविधान ने इस भाषाई अल्पसंख्यक समूह के हितों की रक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था दी है। भारतीय संविधान में, जैसा मैंने कहा, कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों की बात की गई है। अल्पसंख्यकों की भाषाई और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान भारत के संविधान में प्रदान किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार भी माना जाता है। आइए पहले हम इन अनुच्छेदों की चर्चा करें। अनुच्छेद 29, जिसे हम कहते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली,
भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थान या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ऐसा माना जाता है कि अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि जब इस अनुच्छेद की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने की तो उन्होंने यह व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्य तौर पर माना जाता है। चूंकि यह नागरिकों के अधिकार से संबंधित है तो यहां नागरिकों के अनुभाग का अर्थ केवल अल्पसंख्यक नहीं वरन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। अनुच्छेद 30 जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से जुड़ा है। 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। साथ ही 30(2) में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यदि हम इस पूरे अनुच्छेद 30 के प्रावधानों को देखें तो अनुच्छेद 30 के प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि संविधान ने देश के प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह को अपनी धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। साथ ही उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने समूह के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं और ऐसी संस्थाओं को भी सरकार उसी प्रकार अनुदान प्रदान करेगी जिस प्रकार किसी अन्य शिक्षण संस्था को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। कोई भी सरकार इस आधार पर इन संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि ये संस्थाएं धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक समूह द्वारा संचालित या स्थापित हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अनुच्छेद 350(a) और 350(b) संरक्षित करता है। आइए देखें कि भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इन अनुच्छेदों में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 350(a) जिसको हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। भारत बहुभाषी देश है, स्थान स्थान पर अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कुछ राज्य की अपनी राजभाषाएं हैं, उस राज्य के भीतर भी बहुत सारी भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए बिहार राज्य की भाषा हिंदी हो सकती है कार्य करने की भाषा, परंतु बिहार राज्य में मगही भी भाषा है, मैथिली भी भाषा है, भोजपुरी भी भाषा है, वे सब स्थानीय भाषाएं हैं। तो ये अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य या राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा या ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। संविधान में प्रारंभ से ही प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जानी है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इसका उल्लेख और इसके प्रावधान किए गए हैं। अक्सर लोग मातृभाषा और सामान्य बोलचाल की भाषा या जन भाषा और राज्य भाषाओं में भिन्नता नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हिंदी को अपनी मातृभाषा मान लेता है, बिहार में रहने वाला हिंदी को अपनी मातृभाषा मान लेता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि बिहार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह हिंदी समझ आए जो हिंदी पुस्तकीय भाषा या एक आधिकारिक हिंदी है, क्योंकि हिंदी उन सभी भाषाओं को एक साथ जोड़ती तो है परंतु वह उनकी मातृभाषा नहीं है। किसी क्षेत्र में रहने वाले भोजपुरी बोलने वालों की मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है, अवध के किसी क्षेत्र में रहने वालों की अवधी मातृभाषा हो सकती है, ब्रज में रहने वालों की ब्रज भाषा हो सकती है। ये मातृभाषाएं हैं। तो यहाँ केवल राज्य भाषाओं की बात नहीं है, संविधान ने उससे अधिक बात इस अनुच्छेद में की है और ऐसा भी कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकता है कि वो ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित कदम उठाए। यह बात बाद में 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा धारा 21 में जोड़ी गई। अनुच्छेद 350(b) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर
ऐसे विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा, उनकी रिपोर्ट बनाएगा और जब भी उसकी आवश्यकता होगी वह इस रिपोर्ट को सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति उसके बाद उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या उसे संबंधित राज्यों या राज्य सरकारों को भेज सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो संविधान में अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350A और अनुच्छेद 350B ये 4 अनुच्छेद हैं जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों का संरक्षण करते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे विषय, बहुत सारी घटनाएं देश में घटती रहती हैं और उन सब के विवादों का निर्णय इन्हीं 4 अनुच्छेदों में दी गए निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। मुझे आशा है कि इस चर्चा के बाद आप लोग अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के विषय में अपनी समझ को और बेहतर ढंग से विकसित कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।